ये क्या पुरस्कार है और किस लिए आपको ये प्रदान किया गया? तो 2024 का वही जो वातायन शिखर सम्मान है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मुझे मेरे काम के लिए दिया गया। जो दो आपकी पुस्तकें बड़ी चर्चित है, विदेश में हिंदी पत्रकारिता और विश्व में हिंदी। भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल की चर्चा कर रहे हैं और विदेश में हिंदी पत्रकारिता को भी लगभग 142 साल हो गए। आप जानते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने इंडियन ओपिनियन के माध्यम से लोगों में जागृति दिलाई। लोगों ने साधन नहीं थे तो हाथ से पत्रिकाएं निकाली। जो 30-35 सालों का आपका शोध है, किस तरह के चैलेंजेस आए, कहाँ आपको हिंदी पत्रकारिता का सबसे ज़्यादा उदय या विकास दिखा? सारे विभिन्न देशों में हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से जागरण का कार्य हुआ। नई पीढ़ी जान सके तो इसके लिए कोई इसको संग्रहालय के रूप में किस तरीके से आप संग्रहित कर रहे हैं? ये जो सामग्री मेरे पास है, मैं चाहूँगा कि जैसे हमारा यहाँ पर माधवराव सप्रे संग्रहालय है, तो निश्चित रूप से वो सामग्री बाद में वहाँ पर दे दी जाए। नमस्कार। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हिंदी पत्रकारिता को 200 साल हो रहे हैं। उद्यंत मार्टन जो हिंदी पत्रकारिता का एक काम कहें कि पहला अखबार था, उसके 200 साल के प्रसंग में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर एक अनूठा प्रसंग राष्ट्रीय विमर्श करने जा रहा है 3 दिवसीय भारत भवन में। और हम सबके लिए गौरव की बात है कि इसमें देश और विदेश से जाने माने जो हमारे विशेषज्ञ हैं, विदूषक हैं, वे सब लोग शामिल हो रहे हैं। और हम सब के लिए, भोपाल के लिए एक बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे भोपाल के ही डॉक्टर जवाहर कर्नावट जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी हम कहें जो आईसेक्ट प्रकाशन है और यहाँ की जो एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, आप उसके निदेशक भी हैं। और आपने हाल ही में एक बड़ा सम्मान लेकर भारत लौटे हैं और भोपाल आए हैं और उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड में वातायन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हम सब पूरे भारतीयों के लिए और हिंदी समाज के लिए गौरव की बात है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीर भारत न्यास के पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो हम इसी पुरस्कार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जो हम सब आज देशवासियों का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। ये क्या पुरस्कार है और किस लिए आपको ये प्रदान किया गया? देखिए, ये ब्रिटेन की संस्था है जो 25 साल पहले बनी थी, वातायन, जो ब्रिटेन और भारत और यूरोप के लिए और भारत के बीच में हिंदी को लेकर और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर कार्य कर रही है। और ये हर साल एक पुरस्कार भारत के व्यक्ति को और बाकी यूरोप के 2 व्यक्तियों को प्रदान करती है। तो 2024 का वही जो वातायन शिखर सम्मान है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मुझे मेरे काम के लिए दिया गया। और विशेष खुशी ये बात है कि वो मेरा जो विदेश में हिंदी पत्रकारिता का कार्य है और विश्व में हिंदी पर कार्य है, उसके लिए दिया गया। जी। तो सर, ये तो बहुत ही हम सब के लिए हर्ष का विषय है। आपने जो किताब का जिक्र किया, जो 2 आपकी पुस्तकें बड़ी चर्चित है, विदेश में हिंदी पत्रकारिता और विश्व में हिंदी, तो उसके बारे में बताइए, वो क्या संकलन है, किस तरह का संकलन है? देखिए, विदेश में हिंदी पत्रकारिता, जिस प्रकार आज हम भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल की चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार विदेश में हिंदी पत्रकारिता को भी लगभग 142 साल हो गए। जी। आप देखिए, काला काकर के महाराजा ने 1883 में हिंदुस्तान लंदन से निकाला था। जी। और उसके बाद सारे विभिन्न देशों में हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से जागरण का कार्य हुआ। आप जानते हैं कि जो हमारे गिरमिटिया देश हैं, जहाँ पर प्रवासी भारतीय गए, 1834 से गए, जिसमें मॉरिशस है, जिसमें सूरीनाम है, जिसमें त्रिनिदाद है, जिसमें गयाना है, दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर भी इन व्यक्तियों को आप जानते हैं कि जिस प्रकार दास प्रथा के अंतर्गत जिस प्रकार इनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, इन्होंने जिस तरह संघर्ष किया, उसमें भी हिंदी पत्रकारिता का योगदान है। आप जानते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने इंडियन ओपिनियन के माध्यम से लोगों में जागृति दिलाई। और आप सोचिए कि वो इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में निकलता था। इंडियन ओपिनियन में अगर अंग्रेजी थी तो साथ में गुजराती भी थी, तमिल भी थी और हिंदी भी थी। 1903 में वो शुरू हुआ था, हालांकि हिंदी बाद में बंद हुई, फिर शुरू हुई। तो उस समय 4 भाषाओं में पत्रकारिता करना, पत्र निकालना और लोगों को जागृत करना, वो कितनी बड़ी बात थी, आप समझ सकते हैं। बहुत चुनौती थी। इसी प्रकार अन्य देशों से भी पत्रिकाएं निकली, लोगों ने साधन नहीं थे तो हाथ से पत्रिकाएं निकाली। आप जानते हैं, मॉरिशस में जब जागरण का अध्याय शुरू हुआ, गांधी जी ने मणिलाल डॉक्टर को जब मॉरिशस भेजा तो उन्होंने हिंदुस्तानी अखबार निकाला 1909 में। तो इस प्रकार ये जो यात्रा है, बड़ी रोचक यात्रा है भारत के बाहर की हिंदी पत्रकारिता की। जैसे आपने बताया, ये यात्रा अपने आप में रोचक है क्योंकि 200 साल हो रहे हैं हिंदी पत्रकारिता को, हम सबके लिए हर्ष का विषय है। सर, आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये जो पूरा आपका ये कार्य है, जो 30-35 सालों का आपका शोध है, साधना है, किस तरह के चैलेंजेस आए, और दूसरा, कहाँ आपको हिंदी पत्रकारिता का सबसे ज़्यादा उदय या विकास दिखा, किस देश में?
देखिए, ऐसा है, निश्चित रूप से ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। आप जानते हैं कि मैं 1999 के जब लंदन विश्व हिंदी सम्मेलन में गया था, तब मुझे पता चला कि विदेश से संभवतः कुछ पत्रिकाएं निकलती है जी। तो उसके बाद मैंने ये पड़ताल शुरू की और विभिन्न देशों की मैं यात्राएं करता रहा और निश्चित रूप से काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। आप सोचिए कि 120 साल पहले कोई हिंदी का अखबार निकला हो जिसका कहीं कोई अता पता नहीं हो, उसे ढूंढना, तो निश्चित रूप से मैंने कई देशों के जो नेशनल लाइब्रेरी हैं, इसके बाद जो नेशनल आर्काइव है वहाँ गया, उसके बाद में एक सप्ताह में ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में बैठा, उसका जो एशियाटिक सेक्शन है, तो वहाँ से मुझे कई संदर्भ मिले। फिर मैंने उन व्यक्तियों से संपर्क किया सूची बनाने के बाद कि किन देशों से कौन से अखबार हिंदी के निकाले। तो इस प्रकार आप देखिए तो मुझे कई ऐतिहासिक तथ्य उसमें देखने को मिले। जैसे मैं बता दूं आपको कि ये तो मैंने बात 1903 की लेकिन 1898 में त्रिनिदाद टोबैगो से हिंदुस्तान कोहिनूर अखबार दैनिक निकलता था। अच्छा। जब मैं त्रिनिदाद गया तब मुझे उसकी खोज में करके लाया। उसके बाद आप देखिए कि मॉरिशस में दुर्गा पत्रिका 64 पेज की पत्रिका हाथ से निकलती थी, तो उसके अंक खोज के लाना। उसके बाद आप देखिए तो कहीं हंगरी से हस्तलिखित पत्रिका हिंदी की निकली, दिन पत्रिका। तो निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन आप जानते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो इसलिए मैंने उन लोगों से संपर्क किया, वो प्रतियाँ प्राप्त करने की कोशिश की, नेशनल आर्काइव से की, और करीबन 90 से अधिक व्यक्तियों की मैंने 30 देशों के लोगों से संपर्क किया और उनके माध्यम से मुझे सामग्री प्राप्त हुई। फिर उसको संकलित किया और उसके बाद वो पुस्तक भी सामने आई जिसमें पूरा विवरण उन देशों की हिंदी पत्रकारिता का है। आपने बहुत एक मैं कहें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा अद्भुत काम किया है। शायद बहुत सारे लोग इस पे शोध का विषय भी है। आपसे डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा जवाहर सर कि ये जो आपने कलेक्शन किया है, जो आपकी एक कहें कि एक साधना है, तपस्या है, और इसको अब चूँकि नई पीढ़ी जान सके तो इसके लिए कोई इसको संग्रहालय के रूप में किस तरीके से आप संग्रहित कर रहे हैं जो अखबार है, क्योंकि उसका रखरखाव भी अपने आप में एक चुनौती है। जी, देखिए ऐसा है कि सबसे पहली पहल तो आप देखिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने कर दी कि उन लोगों ने उसको पूरा एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगा दी ताकि उसके माध्यम से परिचित हों और ये प्रदर्शनी स्थायी रूप से वहाँ रहेगी जी। इसके अलावा निश्चित रूप से जो पुस्तक आई है मेरी, उस पुस्तक में उन पत्र पत्रिकाओं के चित्र भी हैं विवरण के साथ, तो वो भी एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। और उसके बाद निश्चित रूप से ये जो सामग्री मेरे पास है, मैं चाहूँगा कि जैसे हमारा यहाँ पर माधवराव सप्रे संग्रहालय है, तो निश्चित रूप से वो सामग्री बाद में वहाँ पर दे दी जाए ताकि वो संरक्षित रहे। और इसमें अभी शोध के कई आयाम हैं। देखिए मेरी पुस्तक की एक सीमा थी, लेकिन वो तो मैंने एक विवरण उसमें दे दिया, लेकिन उसकी भाषा पर आप चर्चा कर सकते हैं। उन पत्र पत्रिकाओं में आज से 100 साल पहले भी कितने रोचक विज्ञापन छपते थे, उन पे अलग से काम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं, उस समय की भाषा का, उस समय की क्या संस्कृति थी, उसमें किस तरह के हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन समाचार पत्रों ने कितना काम किया, हिंदी शिक्षण के लिए काम किया, हिंदी सिखाने के लिए उसमें पाठ होते थे, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इन पत्र पत्रिकाओं ने अद्भुत काम किए, त्योहारों की जानकारी उनके बारे में ले और लोगों को लिखने के लिए प्रेरित करने का काम भी इसमें किया। ये एक बड़ा काम है कि विदेशों में आप देखिए जो दुर्गा पत्रिका हस्तलिखित निकली मॉरिशस से, उसके उद्देश्य में एक था, उसका एक प्रमुख उद्देश्य क्या था कि आप जानते हैं कि मॉरिशस एक फ्रेंच कॉलोनी भी रही, ब्रिटिश कॉलोनी भी रही, तो उन्होंने उसमें लिखा कि इस पत्रिका का उद्देश्य है ये बताना, अंग्रेजी और फ्रेंच पर लट्टू होने वालों को बताना कि हिंदी कितनी दमदार भाषा। क्या बात है। तो इस तरह के उसके इतने बढ़िया उद्देश्य थे कि लोगों को लिखने के लिए प्रेरित करना, है ना, अपनी कौम को जागृत करना, इस तरह ये सारे करना, एक सांस्कृतिक एक समन्वय भी है। जी। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही, आज चूंकि भारत भवन में 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय विमर्श शुरू हो रहा है, जिसका हम कहें कि सूत्रधार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की एक पहल है कि जो नई पीढ़ी है और जो 200 साल का हम एक हिंदी पत्रकारिता को एक हम कहें कि हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि जो आपने प्रदर्शनी लगाई है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं? देखिए इसमें तो मैंने केवल कुछ देशों के चयनित जो पत्र पत्रिकाएं हैं, एक एक दो दो वही रखें, कुल मिलाकर 35 पत्र पत्रिकाएं इसमें हैं, लेकिन इनकी संख्या तो 150 से अधिक है। और दूसरा ये भी है, मैं आपको बता दूं कि अब विदेशों से प्रिंट के माध्यम, प्रिंट की पत्रिकाएं तो बंद हो गई जी, तो अब वो डिजिटल रूप में पत्रिकाएं आ गई, ऑनलाइन पत्रिकाएं आ गई, तो वो भी एक नया स्वरूप भी पत्रकारिता का विदेशों से हिंदी का आ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे यूरोप के देश हों। तो इस प्रकार
उसकी सामग्री का भी अभी आप जितना विश्लेषण करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको जापान से एक ज्वालामुखी पत्रिका यहाँ लगी। अब ज्वालामुखी पत्रिका जो है केवल जापानियों ने निकाली, उसमें कोई भारतीय नहीं था। आप बताइए, केवल जापानी लोग हिंदी में, और उनका उद्देश्य ये था कि भाई हम जापानी लोग भारतीयों को बताना चाहते हैं कि हम मूल रूप से हिंदी में लिखते हैं, हम अनुवाद कार्य भी करते हैं, इसलिए उन्होंने किसी भारतीय का सहयोग नहीं लिया। तो इस प्रकार ये इसमें अलग अलग विशेषताओं वाली एक एक पत्र पत्रिकाएं हमने प्रदर्शित किए। ऑस्ट्रेलिया से हिंदी समाचार पत्रिका करीबन 20 वर्षों तक प्रकाशित हुई, साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार कई देशों के अखबार पत्र पत्रिकाएं इसमें आपको देखने को मिलेगी। यूके लंदन से किस प्रकार पत्रकारिता की शुरुआत हुई, मैंने जैसे कहा कि गयाना सूरीनाम से किस तरह पत्रकारिता शुरू हुई, वो सारी इन एक जिसको कहते हैं नमूने के तौर पर इस प्रदर्शनी में सारे नमूने वहाँ पर रखे गए हैं। बिल्कुल जी। एक सर चलते एक सवाल कि चूँकि हिंदी पत्रकारिता की बात हो रही है, 200 साल को हम यहाँ पर मना रहे हैं एक प्रसंग के रूप में, जो प्रणाम उद्दंड मार्तंड जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है। क्योंकि आज जो डिजिटल आपने बात की, जो इंटरनेट एक नया माध्यम आ गया पत्रकारिता का, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं होती थी, रेडियो, टीवी, फिर ये जो डिजिटल क्रांति आई है, तो किस तरह की चुनौती आप देखते हैं हिंदी पत्रकारिता, खासकर जो कंटेंट को लेकर जिस तरह की बात हो रही है, और चूँकि आप खुद भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और चूँकि माखनलाल विश्वविद्यालय नए युवा पत्रकारों को तैयार कर रही है, तो क्या आपका उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, मेरा उन विद्यार्थियों को संदेश तो ये है कि वो शॉर्टकट में न जाए। बहुत अच्छी बात है ना। मैं मतलब हमारे यहाँ हम कहते हैं कि गूगल सहायक है, पुस्तकें नायक है। क्या बात, बहुत तो ज़्यादा ज़्यादा अध्ययन करें। जी जी। और दूसरा, जितना पत्रकारिता के इतिहास को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको पत्रकारिता की दृष्टि निकलेगी। देखिए, आप जिस उदंड मार्तंड की बात कर रहे हैं, तो उसका तो सूत्र वाक्य था हिंदुस्तानियों के हित हेत, है ना। मतलब जो अल्टीमेटली अंतोदगतवा जो पत्रकारिता का उद्देश्य है, वो व्यावसायिकता के साथ साथ केवल प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, समाज के हित वो समाज के हित के लिए होना चाहिए। तो निश्चित रूप से उनको इस उद्देश्य को इस समारोह के माध्यम से भी समझना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये वो जितना पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे पत्रकारिता के पुराने इतिहास को और नवीन प्रवृत्तियों को, तो मेरे ख्याल से इस समारोह के माध्यम से भी बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है निश्चित ही जो ये आपसे बातचीत तो एक बहुत समय बहुत कम है, लेकिन आपसे इतना जो आपका एक लंबा अनुभव है, और ये कहें कि साधना, इसे तपस्या कहेंगे कि आपने अलग अलग देशों में जाकर जिस तरीके से लाइब्रेरी में जाकर आपने पत्र पत्रिकाएं को कलेक्ट किया है, निश्चित ही ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए धरोहर के रूप में होगा। और जैसा मैंने कहा, शोध कार्य के रूप में, और आपने जिक्र भी किया है कि इसे आप किसी संग्रहालय को भी देंगे ताकि वो वहाँ पर एक प्रदर्शनी के रूप में भी देखा जा सके। तो हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही आपकी जो बातें हैं और जिस तरीके से ऊर्जावान आप हैं, मुझे लगता है कि ये हम सब युवाओं के लिए और इन विद्यार्थियों के लिए एक ऊर्जा का काम करेगा। और निश्चित ही आपसे पुनः हम बातचीत करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद काबा जी, धन्यवाद।